हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। आज के लेक्चर में हम कैपेसिटी पढ़ेंगे। कैपेसिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग, लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब वैसे तो कैपेसिटी मेंटल कैपेसिटी भी होती है, कैपेसिटी और चीज़ें भी होती हैं। सिंस हमारे चैप्टर में सिर्फ माइनर्स की कैपेसिटी डिस्कस हुई है तो हम सिर्फ माइनर्स की कैपेसिटी डिस्कस करेंगे, हमें कोई और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला क्या है, माइनर्स को लॉ रोक नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट करने से। हो सकता है इस टाइम जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें से आप लोग भी माइनर हों, लाइक माइनर मीन्स 18 बिलो। तो हम माइनर्स को रोक नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कोई भी लॉ माइनर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक नहीं सकता। और अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे और बाद में लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से कोई गड़बड़ हो जाए और माइनर से अगर पूछा जाए कि भाई तुम क्यों करते हो इस तरह, तो वो आगे से कहे दादा why दादा why This is business. तो फिर हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने माइनर्स की एज जो है ना वो 21 से 18 कर दी हुई है। तो पहले माइनर 21 बिलो कंसिडर होता था, अब माइनर 18 बिलो कंसिडर होता है। सेक्शन 9 जो है लॉ रिफॉर्म, फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 का, वो कहता है कि एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो अब 18 ईयर्स की है, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑब्वियसली 18 क्या, 18 से नीचे वाले बच्चे ही बहुत तेज़ हो चुके हैं, तो दे नो दैट। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनर्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से, तो लेकिन दोनों तरह का बैलेंस हमें यहाँ पे चाहिए। अब हमें माइनर अपने लैक ऑफ कैपेसिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के कोई फ़ायदा ना उठा ले किसी मैच्योर आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करके, और कोई मैच्योर आदमी, कोई कोई फ्रॉडिया टाइप को बंदा हो, अनस्क्रपलस बिजनेस पीपल जिन्हें बोलते हैं इन वेरी टेक्निकल टर्म, तो वो कोई बच्चों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेते हैं। माइनर्स जो है ना, वो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकते हैं ना, उनकी 3 कैटेगरीज हैं। वो नेसेसरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कर सकते हैं, और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नेसेसरीज़ पे आ जाते हैं। नेसेसरीज़ का मतलब है कि माइनर जो है उनको अलाउ होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। माइनर्स जो हैं वो पे करेंगे कोई भी गुड्स या सर्विसेज उन्होंने ली हैं या उन्हें सप्लाई की गई हैं जो कि नेसेसरीज़, कोट एंड कोट नेसेसरीज़ हैं। अब आपने बात याद रखनी कि नेसेसिटी नहीं है, नेसेसरी है। नेसेसिटीज़ तो जो होती हैं ना, वो होती हैं जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं फॉर लिविंग। फॉर एग्जांपल कोका कोला इज़ नॉट अ नेसेसिटी, इट्स लग्जरी, लेकिन पानी इज़ नेसेसिटी। बट ये नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसरी है विद एन आर। नेसेसरी इसलिए है ये क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल ये लॉ ये देखता है कि बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है, बच्चे का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर ही इज़ अ रिच किड तो उसकी नेसेसरीज डिफरेंट है इफ एज कम्पेयर टू अ किड हु इज़ नॉट दैट रिच, हु इज़ अ मिडिल लेवल और अ पुअर किड, उसकी नेसेसरीज डिफरेंट है। तो उस हिसाब से उनको इजाज़त है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब एक मिडिल क्लास, एक पुअर बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैंने रोलेक्स की गोल्ड वॉच लेनी है, तो वो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रिंस का बच्चा या कोई अरबी बच्चा, कोई अमीर बच्चा, बिल गेट्स का बच्चा कहे कि मैंने गोल्ड वॉच लेनी है, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो उसके नेसेसरी में आएगा और उसके लिए वो बाइंडिंग होगा। और माइनर के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ उसके लिए नेसेसरी है और क्या चीज़ उसके लिए नेसेसरी नहीं है। 2 केसेस हम इसको पढ़ते हैं, उससे हमें समझ आएगी कि हाउ इट वर्क्स। एक चैपल वर्सेस कूपर 1844 का केस है और एक नैश वर्सेस इनमें 1908 का केस है। जो चैपल वर्सेस कूपर है उसमें एक माइनर, अब आपको अजीब लगा कि है माइनर का हस्बैंड, क्या मतलब, तो क्योंकि यहाँ पे एक माइनर का हस्बैंड था जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसने जो अंडरटेकर्स वगैरह, ये WWE वाला अंडरटेकर नहीं, ये जो कफन दफन का इंतजाम करते हैं उनको अंडरटेकर्स बोलते हैं। तो जो अंडरटेकर थे उसने कहा कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप ये सारा जो भी करना है, दफनाना वगैरह, वो सारा कुछ करें। जब उन्होंने सारा कुछ कर दिया तो शी एक्चुअली रिफ्यूज टू पे देम। उन्होंने कहा कि मैं पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, मेरे ऊपर तो लीगली बाइंडिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले ही बात आपको क्लियर कर दूं कि 1969 के अंदर माइनर की एज 21 से 18 की गई है। ये केस 1844 का है, तो उसका मतलब है शी वाज 21 एटलीस्ट। तो इतने पुराने ज़मानों में 21 बीइंग मैरिड इज़ नथिंग वियर्ड, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि है माइनर्स के केस में मैरिज वाले केस कहाँ से आ गया। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं,
ये ऑब्लिगेटरी था, नेसेसरी था तुम्हारे हस्बैंड को बरी करना, सब कुछ करना। तो सिंस इट्स नेसेसरी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इट्स लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नैश वर्सेस इनमैन 1908 के केस के अंदर माइनर को कुछ गुड्स सप्लाई किए गए थे 122 पाउंड्स के सेविल रो टेलर की तरफ से। वो क्या थी? वो 11 गोल्ड ब्रेडेड वेस्ट कोट्स थी। और कोर्ट ने ये ज़रूर एक्सेप्ट किया कि माइनर का बैकग्राउंड वगैरह देखते हुए बिल्कुल ये बात नेसेसरी में आ सकती है कि उसको गोल्ड ब्रेडेड वेस्ट कोट्स जो हैं वो ठीक है, वो एक अमीर बच्चा है और उसकी ये नेसेसरी हो सकती है। लेकिन उन्होंने सेंस कहा कि ही ऑलरेडी ओन्ड इनफ क्लोथ्स, तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेसेसरी नहीं है, तो ही हैज़ टू रिटर्न ऑल दोज वेस्ट कोट्स एंड ही डजंट हैव टू पे द मनी देन। तो उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि सेक्शन 3 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979 का, वो ये कहता है कि जब भी नेसेसरीज जो है वो सेल की जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं माइनर को, और जो कि अभी इनकॉम्पिटेंट है टू पे फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ही मस्ट पे रीजनेबल प्राइस फॉर देम, उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई नेसेसरी सर्विस है और उसको दी गई है एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ नेसेसरी सर्विस, तो फिर वो उसको पैसे उसने उसके देने ही देने हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमने ये साबित कर दिया कि वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर सकता है माइनर का, ठीक है। बस ये है कि गुड्स जो है वो सप्लाई कर दी गई हों माइनर को, और फिर माइनर जो है वो ऑब्लाइज्ड है रीजनेबल प्राइस उसके लिए देने का। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जो था बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वो ये है कि बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है अगर माइनर्स के लिए, तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। इसमें 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं: एजुकेशन, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को माइनर्स के ऊपर बाइंडिंग इसलिए किया हुआ है क्योंकि माइनर्स की वेलफेयर के लिए बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, माइनर्स के लिए अच्छे होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। और क्योंकि माइनर बेनिफिट करता है, और लॉ कहता है कि ठीक है अगर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट, एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ठीक है माइनर को पूरा हक है कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपने पैसे कमाए, जॉब करे, तो ठीक है अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं और अलाउड है। क्लीमेंट्स वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी के अंदर इस तरह एम्प्लॉयर्स एक माइनर ने कंपनी इंश्योरेंस स्कीम को ज्वाइन किया, और साथ उसने कहा कि ठीक है जब मैं कंपनी इंश्योरेंस स्कीम को ज्वाइन करूंगा तो जो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट 1880 के तहत मुझे राइट्स मिले हुए हैं उनको मैं वेव कर दूंगा, मैं कंपनी इंश्योरेंस स्कीम के जो है ना उसको ज्वाइन करूंगा, वो मुझे चाहिए होंगे। उसके बाद ये हुआ कि माइनर ने जो है जब ये क्लेम किया कि नहीं ही वॉज नॉट बाउंड बाय दिस कंपनी इंश्योरेंस स्कीम और उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये जो कंपनी इंश्योरेंस स्कीम है ये बेनिफिशियल थी माइनर के लिए, तो अगर ये बेनिफिशियल थी तो माइनर बाउंड है और वो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो माइनर विल हैव टू पे फॉर वट एवर ही हैज़ आस्क्ड फॉर। अब डी फ्रांसिस्को वर्सेस बार्नम का केस इससे एक ऑपोजिट केस है, जिसमें एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल जो थी वो एक 7 ईयर अप्रेंटिसशिप होते हैं शागिर्दी, अगर आपको अप्रेंटिस का मतलब नहीं पता, उर्दू में शागिर्द होने को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो वो अप्रेंटिसशिप 7 साल की अप्रेंटिसशिप के अंदर आती है, जो कि डांसिंग सीखने की अप्रेंटिसशिप होती है, और वो जो है अग्री करती है कि अब डिफेंडेंट्स वाले जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना उस बच्ची के साथ जो 14 ईयर गर्ल थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कह लो कि ऑप्रेसिव टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट था कि जी आप टोटली जो है वो डिफेंडेंट के डिस्पोजल पे हो, आप कोई और अदर काम नहीं कर सकते, कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इवन आप एंगेजमेंट भी नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते, और उसके बाद आप कोई और काम भी नहीं कर सकते जब तक आप इस अप्रेंटिसशिप के अंदर हैं। तो और जो पे उसको देते थे वो भी एक्सट्रीमली पुअर और एक्सट्रीमली बुरी थी, बहुत थोड़ी थी, तो और वो और कोई उसको काम नहीं करने देते थे। तो व्हेन शी ट्राई टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने केस किया जब उस पर, तो कोर्ट्स ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्ची के लिए, और जो है अगर वो कोई और काम करना चाहती है तो वो कर सकती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं, कैसे नहीं होते। ये हमारे बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। अब ये देखा जाता है कि टाइम के साथ साथ कोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लीनियंट होते जा रहे हैं थोड़े से माइनर्स को बाउंड करने में। जैसे हमें डॉयल वर्सेस वाइट सिटी स्टेडियम 1935 का केस मिलता है, जिसके अंदर एक बॉक्सर था बच्चा, और उसके जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने कह दिया कि अगर ये एक मैच भी हारा तो हम इससे स्पॉन्सरशिप ले लेंगे। तो जब इस बात पे केस हुआ, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की कोशिश की, तो कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, ये इसके माइनर के एडवांटेज, ये इसकी मोटिवेशन है,
मतलब ही कैन बिकम अ वेरी गुड बॉक्सर व्हेन ही हैज़ दिस मोटिवेशन कि अगर वो एक भी मैच हारा तो स्पॉन्सर चले जाएंगे। तो ये उसके बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने इसको बाइंडिंग कर दिया था। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन। कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो चलते रहने हैं। मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि कितने लंबे चलते हैं कि माइनर जो होगा वो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब करे तो तब माइनर हो और कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे और वो एज ऑफ मैच्योरिटी जो है वो अटेन कर ले, ये हो सकता है। इसमें लीजेस ऑफ प्रॉपर्टी आते हैं, बाइंग शेयर्स आते हैं, पार्टनरशिप्स आते हैं और मैरिज सेटलमेंट्स आते हैं। ये चारों इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लंबे चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये वॉइडेबल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइनर के हिसाब से, माइनर की तरफ से ये वॉइडेबल है, मतलब माइनर इनको जब तक माइनर है तब तक रिप्यूडिएट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड जो मैच्योर वाली साइड है, उनके लिए ये बाइंडिंग होता है, उनके लिए वॉइडेबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि माइनर अगर चाहे तो बीइंग अ माइनर 18 से पहले वो उसको टर्मिनेट कर सकता है। जब वो 18 का हो जाए और वो कंटिन्यू रखे तो उसका कंटिन्यू रखना इम्प्लाइड होगा, इस बात को इम्प्लाई करेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अनलेस के वो मुंह से ये कह नहीं देता कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो अगर मैंने रिप्यूडिएट ना करे तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है व्हेन ही बिकम्स अ मैच्योर पर्सन। ठीक है, और माइनर कब रिप्यूडिएट करेगा कब नहीं करेगा, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये केस बाय केस डिटरमिन करता है। जैसे एडवर्ड वर्सेस कार्टर में उसने मैच्योर होने के 4.5 ईयर्स बाद कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करना है, तो कोर्ट ने कहा था कि इट वॉज टू लेट, अब आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकते, यू हैव नॉट बीन अ माइनर फॉर द लास्ट 4.5 ईयर्स नाउ, तो आपको पहले करना चाहिए था। अब इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर तो कोई ऑब्लिगेशन, कोई कंसिडरेशन, कुछ लेन देन नहीं हुआ तब तक तो कोई इशू नहीं है। ये मसला तब आता है जब लेन देन हो गया होता है, मतलब आपने कोई बेनिफिट ले लिया होता है या कोई बेनिफिट दे दिया होता है और फिर बीइंग अ माइनर ही आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर देते हैं, फिर क्या। इसके लिए मैं आपको, वैसे तो स्टेनबर्ग वर्सेस काला का केस है, लेकिन मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप माइनर थे, आपने कहा कि मैंने एक स्टूडियो खोलना है या मैंने एक स्टूडियो बनाना है, तो आपने एक रेंटेड प्रेमिसेस ले लिए, उस रेंटेड प्रेमिसेस का आपने एडवांस दे दिया और आप वहाँ पे स्टूडियो आपने बना लिया, वहाँ आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, व्हाटएवर यू डू। अब हुआ ये कि ऑब्वियसली आपको पता है कि रेंटेड प्रेमिसेस जब आपने छोड़ने होते हैं तो 1 मंथ का एटलीस्ट प्रायर नोटिस दे के फिर छोड़ना होता है आपने। तो आपने क्या किया कि आपने एकदम से उनको रेंट देना छोड़ दिया। अभी आप माइनर ही हैं और आपने उनको रेंट देना छोड़ दिया और आपने कह दिया कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, टेक्निकली सिंस यू आर अ माइनर, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हैं, वैलिड है, लेकिन जो पैसे आपने दे दिए हुए हैं वो वापस नहीं आने। बेशक आगे आप ना दें, बट जो आपने दे दिए हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब रेमेडीज पे आते हैं। रेमेडीज अगेंस्ट माइनर्स देखते हैं। तो माइनर्स जो हैं ऑब्वियसली नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू व्हिच दे हैव एंटर्ड इनटू एंड दे डू नॉट इनकर लायबिलिटी। ठीक है, हाँ, लायबिलिटी तब इनकर हो सकती है व्हेन दे रैटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। और इन एडिशन टू दिस, जहां कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो जाता है थ्रू अ माइनर, तो माइनर ने जो बेनिफिट्स दे दिए होते हैं उस बात पे, तो वो रिकवर ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर देम। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो आपने उनको पैसे दे दिए हुए थे, एडवांस दे दिया हुआ था, वो वापस नहीं मिलना बिकॉज यू टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टर्मिनेट आप कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ माइनर, आपको राइट है, बट वो बेनिफिट्स जो आपने उनको दे दिए वो वापस नहीं आ सकते। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1987 की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज अनएनफोर्सेबल एंड कैन नॉट बी बाइंडिंग। ये बात मैंने आपको 100 दफा बता दी है ऊपर। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस ये हैं कि इवन दो माइनर में नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी बाउंड होती है, द अदर पार्टी इज बाउंड। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि इफ द माइनर हैज ऑलरेडी पेड द मनी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, they may be able to recover it if no consideration has been made to them। मतलब अगर आपने पैसे दे दिए लेकिन लिया कुछ नहीं उसके बदले, तो आप वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए हैं और वो चीज़ ले ली हुई है, तो फिर आप पैसे नहीं रिकवर कर सकते अनलेस वो चीज़ आप वापस नहीं करते। ठीक है, यहाँ अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करें, जिसने आपने रेंटेड प्रेमिसेस लिए थे, पैसे दे दिए हुए थे और
आपने बदले में जितनी देर आप वहाँ रहे हो वो रह रहे हो, तो आपने कंसिडरेशन ले ली हुई है वापस। हाँ ये है कि आपने पैसे दिए थे, एडवांस दिया, एडवांस दे के आप उस प्रेमिसेस में गए भी नहीं और आपने पहले कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर हो सकता है आप एडवांस आपको वापस मिल जाए, क्योंकि आपको बदले में कुछ नहीं मिला अभी। ठीक हो गया। और अगर माइनर 18 का हो तो दे कैन कन्फर्म द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे विश, और जो रेटिफिकेशन है वो इम्प्लाई भी की जा सकती है जस्ट बाय द माइनर कंटिन्यू। रेटिफिकेशन का मतलब होता है, रिपूडिएट का मतलब ये भी आपको 2 वर्ड्स आने चाहिए। रिपूडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रेटिफिकेशन इम्प्लाई भी हो सकती है। अगर आप मेच्योर हो गए और आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया, इसका मतलब है आपने रेटिफाई कर लिया, इम्प्लाइड है रेटिफिकेशन। अब गारंटीज की जो बात करें, इसी स्टैट्यूट का द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1987 की का सेक्शन 2 ये कहता है कि जहां गारंटर हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर का, तो गारंटर की लायबिलिटी माइनर को, अगर माइनर रिपूडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो गारंटर की लायबिलिटी अवॉइड नहीं होती। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले लिया, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया आपने बैंक से। अब आपके पेरेंट्स ने उसकी गारंटी दे दी बैंक को। लोन ऐसे तो नहीं देता ना बैंक गारंटी वगैरह, कोई भी लोन अगर आपको देगा वो आपसे गारंटी वगैरह जरूर लेगा। आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई मोबाइल वगैरह भी ले तो आपसे गारंटी लेते हैं वो। आपने अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने इंस्टॉलमेंट्स पे वापस करनी है लोन। गारंटर कौन है? आपके पेरेंट्स। अब आपने बीइंग अ माइनर इंस्टॉलमेंट देनी छोड़ दी है, रिपूडिएट कर दिए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो बाकी की इंस्टॉलमेंट आपके गारंटर जो आपके पेरेंट्स हैं उनको देनी पड़ेगी, ये सेक्शन 2 कहता है। तो जो गारंटर होता है उनकी लायबिलिटी नहीं जाती। और सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर फेयर और इक्विटेबल है, जस्ट और इक्विटेबल है, तो कोर्ट्स ये रिक्वायर कर सकते हैं माइनर से कि जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और बाद में टर्मिनेट कर दिया है वो वापस करें ओरिजिनल ओनर को। ठीक हो गया। लिमिट्स के अंदर अगर हम देखें तो वही बात है कि डेफिनेशन दी हुई है नेसेसरीज की कि ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। ठीक है। और अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979, नेसेसरीज का मतलब है गुड्स सूटेबल टू द कंडीशन इन लाइफ ऑफ अ माइनर, कि जो कंडीशन है उसकी लाइफ की, जितना अमीर है जितना गरीब है उस हिसाब से देखेंगे कि क्या चीज़ नेसेसरी उसके लिए है क्या नहीं है। और माइनर जो है वो बाउंड है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो एम्प्लॉयमेंट उसके बेनिफिट की है तो। और सर्टन कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हैं रादर देन वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे हो जाएगा जब वॉइडेबल से वैलिड हो जाएगा जब माइनर उसको रिपूडिएट ना करे, रेटिफाई कर ले और चलता रहे उसके साथ। ठीक हो गया। और अगर वो अपनी साइड भी परफॉर्म करता रहे तो नहीं, ये मतलब ये है कि उसने रेटिफाई कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट को बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग व्हाट ही सेड। ठीक हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज इफेक्टिव टू पास प्रॉपर्टी टू द माइनर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बेशक माइनर हैं लेकिन लॉ जो है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 जो है वो इजाज़त देता है कि आप माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब माइनर ने अगर कोई रेंटेड प्रेमिसेस वगैरह लेने हैं तो वो दिए जा सकते हैं, परमिशन है। ठीक हो गया। यहाँ पे आके ये बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम इसकी इवैल्यूएशन को देखें तो इवैल्यूएशन यही है कि जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि माइनर जो है वो ही इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कि बेशक जो माइनर है वो बाउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेकिन ये बात इमोरल होगी अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं माइनर को। दिस इज़ अनफेयर एंड इमोरल। ठीक है। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकली आपको पता है कि देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज कि माइनर सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो रिपूडिएट कर देगा वगैरह वगैरह, बट स्टिल इट्स नॉट गुड कि आप माइनर्स को इस तरह इग्नोर करें, अनफेयर है। और फिर अगली बात यह है कि माइनर कैन इनकर लायबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशंस एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर अ माइनर टू ऑब्टेन रेमेडीज वंस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन परफॉर्म्ड। क्योंकि माइनर इसलिए रेमेडीज मुश्किल से लेगा क्योंकि माइनर के ऊपर अगर लायबिलिटी इनकर हो जाती है और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो ऑब्वियसली इट्स ऑलरेडी नॉट गुड फॉर द अदर साइड, तो फिर रेमेडीज मिलना माइनर को मुश्किल है। और फिर देयर आर लिमिट्स प्लेस्ड, ठीक है, ऑन द माइनर इन एन अटेम्प्ट टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। मतलब इसका ये है कि प्लेइंग फील्ड जो है एक माइनर और एक मैच्योर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसको लेवल करने के लिए माइनर के ऊपर उन्होंने लिमिटेशंस लगा दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट से माइनर कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और एक बात जो है जिसके ऊपर डिबेट की जाती है, जो ज्यूरिस्ट वगैरह कहते हैं कि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी आप 14 ईयर्स से डाल रहे हैं ना तो माइनर्स की एज भी 14 तक ही होनी चाहिए। 14 के बाद उनको मैच्योर कंसिडर करना चाहिए, 18 इज़ टू लेट।
ऑलरेडी उन्होंने 21 से 18 कर दी है, बट स्टिल इवन 18 इज़ टू लेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी आप 14 ईयर्स पे डाल रहे हैं तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट वाला भी 14 ईयर्स करें, 18 नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इसी वजह से जो लॉ है रिलेटिंग टू माइनर्स वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। ठीक है, और बहुत से केस लॉ है ओवर 100 ईयर्स ओल्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा केस लॉज है, और वो जो 100 ईयर्स ओल्ड केस लॉज है वो 21 ईयर्स के हिसाब से, और अब एज 18 हो गई हुई है, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी पैदा करता है। और इवन बिलो द एज ऑफ 18 इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई टू जॉइन द आर्मी एंड ऑल्सो गेट मैरिड। और तो मतलब बात वही है एट द एंड ऑफ द डे कि जो क्रिटिसिज्म है वही है कि 18 ईयर से नीचे नीचे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो पेरेंटल कंसेंट के साथ, लेकिन आपका जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जब बात आती है तो नहीं जी आप माइनर हैं और आप नहीं कर सकते, और आप रिप्यूडिएट कर सकते हैं और आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो दिस इज़ समवट अनफेयर। तो इसके साथ ही दैट्स अबाउट रैप्स इट अप, और ये कैपेसिटी का सारा चैप्टर हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको हम अगला यूनिट पढ़ेंगे। ये यूनिट का लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट चैप्टर था। अगला जो हमारा यूनिट है वो कॉन्टेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी ऑफर एक्सेप्टेंस वाला नहीं किया पढ़ा जो फर्स्ट चैप्टर है, तो आप इधर क्लिक करके वो कर सकते हैं, और जो पिछला मेरा लेक्चर था कंसिडरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मिस नहीं करना चाहिए, वो इधर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सी यू।